विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार हम पाठ्यक्रम को देख रहे हैं। इसमें अब तक हम 25 व्याख्यान देख चुके हैं। आज 26वां व्याख्यान भूकंप तथा भूकंप के कारण तथा उनका परिणाम और उसका विश्व में वितरण को हम देखेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भूकंप का जो शाब्दिक अर्थ है, पृथ्वी पर कंपन होना, यानी कि धरातल को प्रभावित करने वाली शक्तियों में भूकंप आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है और इसका शाब्दिक अर्थों में मतलब है कि पृथ्वी का कांपना। वास्तव में भूतल पर अनुभव किया गया कोई भूकंप किसी अन्य महत्वपूर्ण भूगार्भिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। भूकंप अपने आप में स्वयं कारण नहीं होता है। मैसेल्वेनी के अनुसार भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है जो धरातल के नीचे ऊपर शैलों के प्रत्यास्थ या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होता है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी की जो सतह है उसके नीचे वाले भाग में अगर चट्टानों में किसी भी कारण से विक्षोभ भी होता है, विक्षोभ से मतलब उसमें कोई बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, टूटन होती है, मुड़ाव होता है, तो उससे हमारी पृथ्वी के धरातल पर एक कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को हम पृथ्वी के ऊपर महसूस करते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। मॉन्क हाउस के अनुसार भूकंप भूपटल की शैलों में संचलन या समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की और सभी दिशाओं में होने वाली प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगों के अनुक्रमिक संचार को भूकंप कहते हैं। मॉन्क हाउस, जैसे कि आपको पता है कि भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के प्रमुख विद्वान रहे हैं, इन्होंने यही कहा कि प्रत्येक चट्टान के अंदर एक उसकी सीमा होती है, प्रतिरोधकता की, संचलन की एक सीमा होती है, और इस संचलन के पश्चात अगर वो चट्टान टूटती है या उसमें कोई खिसकाव होता है तो उससे इलास्टिक शॉक वेव यानी प्रत्यास्थ प्रघाती वेव्स की उत्पत्ति होती है और इनका अनुक्रमिक संचार मतलब आगे की तरफ बढ़ने के क्रम को अनुक्रमिक संचार कहते हैं। तो ऐसी उत्पन्न वाली प्रक्रिया को हम भूकंप कहते हैं। इस आधार पर हम ये कहते हैं। इसके अलावा अनेक विद्वानों ने भी इसको परिभाषित किया, तो परंतु भूगोल का मोटे तौर पर यही है। भूकंप जिस स्थान पर, जिस बिंदु से स्टार्ट होता है उसे हम भूकंप मूल या अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। फोकस यानी कि उसका जो भूकंप का वो मूल है यानी कि मूल का मतलब होता है उसका बीज है, यानी कि वहाँ से वो उत्पन्न होता है। और जिस स्थान पर सर्वप्रथम यानी कि 90 डिग्री के ऊपर, एंगल के ऊपर, न्यूनतम दूरी के ऊपर जहाँ पर वो सबसे पहले अनुभव होती है, वह उसका एपी सेंटर कहलाता है या भूकंप केंद्र कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के धरातल पे किसी भी भाग में, आंतरिक भाग में भूकंप उत्पन्न हुआ और जो न्यूनतम दूरी है उसमें सबसे पहले भूकंप का अनुभव होगा, वो भूकंप ही एपी सेंटर कहलाएगा, यानी कि भूकंप केंद्र कहलाएगा। भूकंपीय तरंगों के क्षेत्र का मापन सीस्मोग्राफ, जियोफोन, हाइड्रोफोन, एक्सेलेरोमीटर मीटर द्वारा आजकल किया जाता है, परंतु अभी भी वर्तमान में सीस्मोग्राफ को ही हम ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि भूकंप किन कारणों से उत्पन्न होता है, तो भूकंप में वैज्ञानिक आधार पर ये मानते हैं कि शैलों की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक विक्षोभ होता है तो भूकंप होता है। अतः भूकंप की उत्पत्ति के मुख्य कारणों के अंतर्गत निम्न 3 मुख्य प्रमुख कारण है। पहला विवर्तनिक कारण, ज्वालामुखी क्रिया और समास्थितिक समायोजन। तो इसके पश्चात भूकंप का भूपटल का संकुचन और प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी, जलीय भार व अन्य कई कारण इसके अंतर्गत आते हैं। अब इस कारणों के अंतर्गत हम एक एक करके इन कारणों को देखते हैं। तो पहला है विवर्तनिक तथा भ्रंशन। विवर्तनिक, जैसा कि आपको पता है कि चट्टानों में किसी प्रकार का हलचल होना ही विवर्तनिक कहलाता है। विवर्तनिक का मुख्य कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों की गति के कारण से, रेडियो एक्टिव तत्वों की विखंडन के कारण से ऊष्मा का संचयन होता रहता है जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इसके व्यापक स्तर पर
पटल विरूपण या ज्वालामुखी क्रिया होती है। ये विवर्तनिक क्रिया भूपटल की शैलों की परतों में गतिशीलता व संचलन उत्पन्न करती है और इसी के कारण से सर्वाधिक भूकंपों की उत्पत्ति होती है। विवर्तनिक प्रक्रियाओं द्वारा महाद्वीप निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी क्रियाओं के अंतर्गत वलन तथा भ्रंशन होते रहते हैं, जिसके कारण अनेक बल प्रतिबल उत्पन्न होते हैं और जो शैलें प्रतिबल का प्रतिरोध नहीं कर पाती है उनसे भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं और ये भ्रंश ही शैल परतों में आकस्मिक हलचल पैदा करके भूकंप की उत्पत्ति पैदा करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चट्टानों की जो क्षमता उससे अधिक कोई बल या प्रतिबल या भ्रंशन अगर उत्पन्न होता है तो उसके कारण से हलचल उत्पन्न होती है और ऐसे बल को हम विवर्तनात्मक बल कहते हैं। भारत के जैसे प्रायद्वीपीय भाग का पश्चिमी भाग अस्थिर हो गया है वर्तमान में, वहाँ पे लगातार भूकंप आते हैं। इसी प्रकार से हिमालयन प्लेट के अंतर्गत हिमालय वाले तराई वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार चट्टानों की लगातार भारतीय प्लेट के उत्तर की दिशा में उत्तरोत्तर गति करते रहने के कारण से, टकराट के कारण से भूकंप निरंतर आते रहते हैं। तो ये भूकंप इस प्रकार से आते हैं। दूसरी प्रमुख क्रिया ज्वालामुखी क्रिया है। जैसे कि आपको पता है कि ज्वालामुखी क्रिया में एक भीषण विस्फोट होता है। विस्फोट के कारणों से जो भूकंप चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये जहाँ भी ज्वालामुखी क्रिया होती है निश्चित रूप से भूकंप वहाँ पर कंपन उसका महसूस होता है। उसके बाद में समस्थितिक समायोजन, यद्यपि धरातल के बड़ी बड़ी स्थलों के मध्य समस्थिति पाई जाती है, यानी कि संतुलन की वह अवस्था जो विभिन्न प्रकार के ऊंचे नीचे यानी पर्वत पठार मैदान के मध्य में एक संतुलन की अवस्था पाई जाती है, उसे ही समस्थिति कहते हैं। परंतु इस समस्थिति में अनेक कारणों से, यानी कि अपर्दन के कारण से, अनाच्छादन के कारण से, जमाव के कारण से या बड़ी मात्रा में खनन के कारण से या मिट्टी का वहाँ से निकालने के कारण से पृथ्वी के परतों के मध्य में समस्थिति बिगड़ जाती है। और समस्थिति को सुधारने के लिए जो लावा का या मैग्मा का फ्लो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, तो उसके कारण से वो वहाँ पर भूकंप उत्पन्न करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के कारण भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसका एक है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। इसके द्वारा ये माना जाता है कि प्रत्येक चट्टान में एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि लचीलापन पाया जाता है। उस लचीलापन के ऊपर चट्टान पर किन्हीं विवर्तनिक कारणों से अगर जब उस पर बल लगता है, परंतु चट्टान के बल लगने की एक सीमा तक तो उसको सहन कर सकती है और वो उस लचीलेपन के कारण से चट्टान स्ट्रेच हो जाती है, यानी कि काफ़ी दूरी तक खिंच जाती है। परंतु उसकी एक सीमा बाद में वो चट्टान पुनः वो बड़ी तेज़ी से टूटती है और टूटने के कारण से चट्टान अपने मूल स्थान की ओर झपटती है और झपटने के कारण से वहाँ पर एक तरह का भूकंप उत्पन्न होता है या भूकंपी तरंगें या लहरें उत्पन्न होती हैं। उसे हम प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में अगर हम इसको आगे चलेंगे तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, आज वर्तमान में जो भूकंप के मुख्य कारणों के अंतर्गत प्लेट विवर्तन ही है। जैसे कि हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में और प्लेट विवर्तन के बारे में देख चुके हैं कि जो प्लेटें हैं, जो हमारी पृथ्वी जो है विभिन्न प्लेटों के मध्य में विभक्त है और प्लेटों में गति का कारण मेंटल से उत्पन्न जो सामान्य धाराएं हैं वो एस्टेनोस्फीयर के ऊपर जाके गति करती है और गति करने के कारण से प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है। प्लेटों के विभिन्न जो किनारे हैं, चाहे आपका टकराट वाला किनारा है या एक दूसरे से दूसरे स्थान पे जाने वाले किनारे या सड़क से किनारा है, वहाँ पर ये प्लेट विवर्तन का ये जो किनारे हैं वहाँ पर ये भूकंप उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे हम अभी वर्तमान में अगर ये देखें कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह में सुमात्रा का जब भूकंप आया तो उस समय बड़ी मात्रा में सुनामी लहर उत्पन्न हुई, यानी समुद्री भूकंप उत्पन्न हुआ। उसका मुख्य कारण विभिन्न प्लेटों की गति है। गतियों के परस्पर टकराट के कारण से प्लेटों का बड़ी तेज़ी से समुद्री भाग में उछाल आ गया और उसके कारण से समुद्र का जो जल है वो बहुत तेज़ी से उठा। ये भी एक प्रमुख कारण के अंतर्गत आता है।
तीसरा जो इसका एक अन्य कारण है भूपटल का सिकुड़न। यद्यपि आज वर्तमान में इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है कि भूपटल सिकुड़ रहा है। यद्यपि पृथ्वी पर निरंतर तापमान, आंतरिक भाग में ताप की कमी आ रही है, परंतु सिकुड़ने जैसे एक बहुत कम है, तो उसके कारण से हम इसको आज की तारीख में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं कि संपीड़न के कारण से भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये पुराना विचार है, परंतु ये मान्यता आज की तारीख में लगभग समाप्त रहा है। एक ये भी माना जाता है कि जो कृत्रिम जलीय भार है, यानी मानव द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक प्रवाह को रोककर बड़े बड़े जल बांध बनाए जाते हैं। उन बांधों के एकत्रीकरण के कारण, उनके भार के कारण से वहाँ पर दबाव पड़ता है, उसके कारण संतुलन भंग होता है, उसके कारण से भूकंप आते हैं। परंतु वर्तमान में जो इन बड़े बांधों का विरोध करने के पीछे विभिन्न जो पर्यावरणविद है वो यही कहते हैं भूकंप उन जगह पे ज़्यादा आने लग गए जहाँ पे बांध आ गए। इसी प्रकार से जैसे कि आपको पता होगा कि टेहरी गढ़वाल, सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाठक, अरुंधति राय आदि विद्वानों ने इसका विरोध किया कि बड़े बांधों के कारण से पानी एक जगह पे एकत्रीकरण होता है और उसके कारण भूकंप आते हैं। परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, यद्यपि उनका पर्यावरण की दृष्टि से, यानी कि बड़ी मात्रा में जलमग्न हो जाता है या बड़े मात्रा में किसान विस्थापित होते हैं, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है, उनके कारणों से उनका जो विरोध है वो जायज़ हो सकता है। परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से भूकंप के कारणों को हम इसमें नहीं कह सकते। इसी प्रकार से भाप या गैसों का फैलाव, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के विभिन्न दरारों के माध्यम से जल का रिसाव होता है, वहाँ पे विभिन्न पानी के जाने के कारण से और गर्मी उत्पन्न होने के कारण से या ताप उत्पन्न के कारण से वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाप गैस उत्पन्न हो करती हैं और वो लगातार पृथ्वी के पपड़े को, यानी क्रस्ट को लगातार जोर मारती है, धक्के मारती है, तो उसके कारण भी भूकंप हमेशा आते रहते हैं। इस प्रकार से अन्य कारणों के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भूकंप के अनेक कारण हैं। उन कारणों के साथ में भूकंप के अन्य कारण हैं। उन कारणों में जैसे समुद्र की जो लहरें हैं उनका टकराना, कगार का टूटकर गिरना, वेगवान सुनामी लहरों का तटीय भाग से टकराना, काष्ठ शिलाकृति में गुफाओं का गिरना आदि प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं भूकंप के कारणों का